वेंसडे वाज द सिंगल बिगेस्ट डे इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हिस्ट्री। सिर्फ एक दिन में मार्केट ने तबाहकुन 14,000 पॉइंट्स की तेजी दिखाई है। अगर चंद साल पहले की बात करें तो 14,000 पॉइंट्स से तो पूरा इंडेक्स होता था। जो रिटेल इन्वेस्टर जो बाय द डिप करके थक गए थे, दे फाइनली बुक प्रॉफिट। और म्यूचुअल फंड जो पिछले 6 हफ्तों से लगातार नेट सेलर्स इन द मार्केट, सिर्फ 2 दिन के अंदर उन्होंने 54 मिलियन यूएस डॉलर्स की डिप्लॉयमेंट की है। और एक सेक्टर है जिसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। यही कुछ और भी काफी बातें हैं फॉर यू गाइस। आई एम जैन अब्बास एंड दिस इज महाना स्पीकिंग। मुबशर, लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ द वीक। शायद इस वीक की नहीं, पूरे साल की सबसे बड़ी न्यूज़ है। पाकिस्तान को हमने इंटरनेशनल मीडिया हमेशा एक बैड लाइट में देखा है। बम धमाके, इन्फ्लेशन, गुर्बत। बट फाइनली मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान को इतनी अच्छी गुड प्रेस मिलते हुए नहीं देखी। हर जगह पाकिस्तान द पीस ब्रोकर, ऑल आइज़ ऑन इस्लामाबाद। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है पाकिस्तान को फाइनली इन अ गुड लाइट देखते हुए। तो अब सबको पता है कि पाकिस्तान ब्रोकर्ड द सीज़ फायर बिटवीन ईरान एंड यूएस। में उसमें ज़्यादा नहीं जा रहा, बट आपको क्या लगता है कि इसके ग्लोबल रेमिफिकेशंस क्या होंगी? क्या ये पाकिस्तान की एक न्यू स्टार्ट है? क्या यहाँ से मुल्क तरक्की की तरफ जा सकता है? देखिए, आई वुड से ये जो ऑब्वियसली इट्स अ मेजर माइलस्टोन यस, यस। इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी। हुँ, अगर हम देखें या हमारी रीजनल जो रिसेंटली हमने देखा था, वी हैव बीन इन द लाइमलाइट स्पेशली विद रिगार्ड्स टू आवर इंटरनेशनल फॉरेन रिलेशंस विद यूएस, हुँ, जो कि कुछ सालों से वर नॉट ऑन दी पॉजिटिव साइड और या पॉजिटिव हेडलाइंस में नहीं आ रहे थे। हुँ, दोस थिंग्स वर चेंजिंग सिंस लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। हुँ, अब ऑब्वियसली एक वो मिला, मौका मिला, जब क्योंकि ईरान इज़ ऑल्सो एन एलाय जिससे हमारे अच्छे रिलेशंस रहे हैं, हुँ, एंड देन विद यूएस हेडलाइंस मिली टू से कि इससे तरक्की हुँ, स्टार्ट हो जाएगी, ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। आई वुड से दैट इज़ अ बिट फार फेच्ड बिकॉज़ बट मोर मोर लाइकली इससे जो है आपके जो ग्लोबल स्टैंडिंग है दैट विल इम्प्रूव। हुँ, That will obviously open doors for you, हुँ, open better opportunities for you, but how it unfolds in terms of growth prospect या macro, वो आपके policy makers को उसका object, हुँ, उसका फायदा लेना है। For example, अभी let's say कि ईरान पाकिस्तान pipeline है that has been pending for a long time. हुँ, That could have been under consideration, उस पे काम किया जा सकता था, उस पे बात की जा सकती थी। That could have been one हुँ, agenda as well. अभी तक वो सामने नहीं आया। हुँ, That has not been discussed. इस तरह की और चीज़ें अब let's say obviously with the improving bilateral relations across within the region and then also in the West, उसको हम as an opportunity ले सकते हैं to increase uh, not just trade but more like business relations, उन investments आए हमारे पास। अब रेकोडिक का आपने अगर थोड़ा कुछ टाइम पहले हुँ। फॉलो किया होगा, डिले हो गया वो। बैरिक ने डिले कर हुँ, दिया या उसकी कैपिटल स्पेंडिंग बेसिकली स्लो डाउन की ड्यू टू बिट ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस बट आल्सो लोकल सिक्योरिटी कंसिडरेशंस। तो इस टाइप की जो आप देखें ना डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो प्रिवेल ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू फॉरेन डिप्लोमेसी। तो आपको वो चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करनी है, बट डेफिनेटली आई वुड से we would not want to downplay this enthusiasm, हुँ। and it is a good time, especially when we are making positive headlines. बिल्कुल मुझे ऐसे इवेंट्स मुल्कों की तारीख में बार-बार नहीं आते, होपफुली हम वेस्ट नहीं करेंगे। बट एक मैं ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ, मेरे ख़्याल से ट्यूसडे को सीज़फायर हुआ है और उसके बाद से तो एक कैप लगा है मार्केट में। 14,000 पॉइंट्स मार्केट ने गेन किया और तकरीबन सारे ब्लू चिप स्टॉक्स वर अप बाय 10%। मगर उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे और आज फ्राइडे को भी हमने ख़ास मूवमेंट नहीं देखी इन द मार्केट। हज़ारों पॉइंट ऊपर, हज़ार पॉइंट नीचे। तो अगर सीज़फायर ब्रोकर हो गया है और मार्केट को लगता है कि सीज़फायर कंटिन्यू करेगा, तो हमें वो पॉज़िटिव मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए तो देखना चाहिए था ना, बट दैट्स नॉट द केस। देखिए, ऑब्वियसली ट्यूसडे जब डेडलाइन वाज स्टिल इन प्लेस हुँ, अंटिल मार्केट क्लोज, एंड हुँ, वेडनेसडे मॉर्निंग तक की डेडलाइन थी हुँ, पाकिस्तानी टाइम। तो देयर वाज स्टिल अनसर्टेनिटी एंड इन्वेस्टर्स वर जिटरी। इवन बिफोर दैट आपने देखा हो तो मार्केट ने को बहुत डिस्पाइट दी हेडलाइन या आप कह लें कि फियर फैक्टर ग्लोबली, हुँ, पाकिस्तान की मार्केट ने मंडे और ट्यूसडे को बहुत सिग्निफिकेंट नेगेटिव डिक्लाइन नहीं देखा था। ट्यूसडे को आई रिकॉल मार्केट क्लोज्ड अ बिट पॉजिटिव। हुँ, Having said that,
जो वेंसडे का रिएक्शन था विद द सीज फायर, इट वाज a direct reflection of oil price correcting and anticipation that things have, the worst is behind us. हाँ, मार्केट एक इक्विलिब्रियम पे टू सर्टेन एक्सटेंट आ गई कि नए इन्फ्लोज या स्पेशली जो इन्वेस्टर्स ऑन द साइडलाइंस थे, दे जंप बैक इन, दे बिल्ड पोजीशंस, और हमने एक ऑलमोस्ट 9.5% का इंक्रीज देखा था डे ऑन डे। थर्सडे एंड फ्राइडे की बात करें, सो ऑब्वियसली देयर द पॉजिटिव सेंटिमेंट इज स्टिल देयर, हाँ, बट अब थोड़ा-सा लोग उसको असेस करेंगे हाउ फार थिंग्स गो, ये किस तरह आगे अनफोल्ड होती है, स्पेशली एज़ टॉक्स आर शेड्यूल्ड फॉर द वीकेंड हाँ, इन इस्लामाबाद, और उसके आगे क्या होता है, क्योंकि देयर आर अगेन ये जो 10 पॉइंट्स हैं हाँ, ऑफ डिस्कशन ऑफ नेगोशिएशन, दिस विल कंटिन्यू, हाँ, एंड देयर आर स्केप्टिक्स आई वुड से ग्लोबली, जिनको लगता है कि शायद ये सीज़फायर होल्ड ना करे। हाँ, हाउएवर एज़ वी सी, ऑयल प्राइसेस आर अंडर 100, 990s की रेंज में ट्रेड हो रही हैं। हाँ। वही जो वेडनेसडे को हमने करेक्शन देखी थी, दैट हैज़ कंटिन्यूड, बट उसके बाद ऑयल प्राइसेस भी स्टेबल हो गई हैं। सो इट्स लाइक अभी थोड़ा-सा चीज़ें सेटल इन होंगी, मार्केट्स डाइजेस्ट करेंगी, हुँ। सी हाउ द नेगोशिएशंस गो फॉरवर्ड, एंड देन एक नया डायरेक्शन ले सकती हैं गोइंग फॉरवर्ड। ओके। अच्छा, अभी तो हमने ग्लोबल इवेंट्स की बात करी है, मगर एक चीज़ है जो हमें और आपको डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है, दैट्स पेट्रोल प्राइसेस। मुझे भी आज अपना टैंक फुल करवाना था, बट मैंने 20% कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं कराया, क्योंकि सबको लग रहा है कि ठीक-ठाक प्राइसेस गिर जाएँगी और दे वांट टू बेनिफिट फ्रॉम दैट। तो आपको क्या लगता है कि अब ये, अगर आप इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस देखें, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि इस हफ्ते प्राइसेस कट करते हैं, और कितना कट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अ पॉसिबल है प्राइस कट होना। हाँ, इंटरनेशनली हमने जो रिफाइंड प्रोडक्ट की प्राइसेस देखी हैं, दे दे हैव आल्सो करेक्टेड बाय अबाउट 10% हाँ, कंपेयर्ड टू वेयर दे वर लास्ट वीक। हाउएवर हैविंग सेड दैट, क्योंकि हम लोगों ने डीजल को सब्सिडाइज करा हुआ था ऑलरेडी हाँ, बाय चार्जिंग सम लेवी ऑन पेट्रोल, बट वो भी बहुत सिग्निफिकेंट नहीं थी। आई थिंक जो प्राइस करेक्शन एट दिस लेवल विल बी लिमिटेड। हाँ, अगर प्राइस उसको गवर्नमेंट पास ऑन करना चाहती भी है बेनिफिट, तो उनके पास लिमिटेड रूम है। अगर आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट फैक्ट चेक है जो लोगों को नहीं पता, कि एज ऑफ नाउ बोथ पेट्रोल एंड डीजल डू नॉट हैव एनी सेल्स टैक्स। गवर्नमेंट इज ओनली कलेक्टिंग लेवी ऑन पेट्रोल एंड नॉट ऑन डीजल। Diesel is being subsidized by petrol levy, and there is no sales tax on petrol or diesel. हाँ, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उनको लगता है कि बहुत प्यूनिटिव डिसीजन है प्राइस पास ऑन करने का, बट देयर इज एक्चुअली नो रूम टू होल्ड बैक प्राइसेस या उसको पास ऑन नहीं किया जाए। तो आई वुड थिंक कि लिमिटेड बेनिफिट जरूर आ सकते हैं, क्योंकि कुछ प्राइसेस इंटरनेशनली मूव हुई हैं, बट वी आर स्टिल अराउंड 95 डॉलर अ बैरल के अराउंड होवर कर रही है हाँ। इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस। आई थिंक अगर जैसे ये 90 से कम आती हैं, हाँ। देन वी माइट सी पेट्रोल प्राइस मूव टुवर्ड्स अर्ली 300 लेवल, और बट सिमिलरली डीजल भी उसी तरह करेक्ट हो। ओके वर्षे, लेट्स टॉक अबाउट सेफ पियर्स नाउ, जो हमारा सबसे पॉपुलर फंड है। हर कोई स्टॉक मार्केट की तो बात करता है, बट बॉन्ड मार्केट जो फिक्स्ड इनकम मार्केट है, उसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि अगर हम नोट करें तो ज़्यादातर पैसे म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम में ही है, शरिया कंप्लायंट मनी मार्केट एंड इनकम फंड्स, और इक्विटी एक स्मॉलर चंक ऑफ द होल कैपिटल कंट्रोल करता है। तो अगर हम बॉन्ड्स की बात करें, तो लास्ट वीक हमने देखा था कि 2-3 साल के जो सिक्योरिटीज़ के रेट हैं, पाकिस्तान में 13% तक चले गए थे। अब सीज़फायर के बाद वो कितना करेक्ट किए हैं, क्या वो वापस 10% पे आ गए हैं? और आपने कहा था कि सेफ बेस का रिटर्न इस मंथ हम 10% से ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या आप अभी भी उस व्यू पे कायम हैं, या आप कहते हैं यार चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो गई हैं और रिटर्न्स ने अब ऊपर नहीं जाना? बिल्कुल, जैसा कि मैंने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि जो बॉन्ड मार्केट में यील्ड मूवमेंट होती है, दैट हाँ, इज़ लार्जली लिंक्ड टू द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंड पॉलिसी रेट एक्सपेक्टेशंस एज़ अ की की ड्राइवर। हाँ, अगर हम देखें कि बिफोर द सीज़फायर, हाँ, क्योंकि ऑयल प्राइसेस वर हाई, पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस वर हाई, आल्सो देयर वाज़ अ प्रेशर ऑन द एक्सटर्नल, या आप कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हाँ, विद यूएई's रीपेमेंट। तो मॉनेटरी पॉलिसी या पॉलिसी साइड पे थोड़ा रिस्क लग रहा था, जो बॉन्ड यील्ड्स ने रिफ्लेक्ट करा विद ऑलमोस्ट 100 बिप्स, 80 बिप्स इंक्रीज इन 3 ईयर यील्ड्स, हाँ, जो कि 13% से ऊपर चली गई थी। हाँ, सो एक एक ये चीज़ थी, बट उसके बाद जैसे ही सीज़ फायर हुआ है,
एंड ऑयल प्राइस करेक्ट हुई है एज अ सिंगल ड्राइवर फॉर आवर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, the yields have corrected back downward to हाँ, by about 75-80 bips in the longer tenor. हाँ, तो अब एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली रेट हाइक की नहीं है इन द कमिंग पॉलिसी, विच प्रोबब्ली स्टेटस को एक्सपेक्टेशंस हैं फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। जहां तक हम बात करते हैं सेफ प्लस की या मनी मार्केट फंड की, मनी मार्केट फंड और सेफ प्लस इज अ मोर लिक्विड, शॉर्टर टेनर, शॉर्टर ड्यूरेशन फंड। शॉर्टर ड्यूरेशन में हमारे पास आ जाते हैं 3 मंथ, 6 मंथ एंड एट मैक्स 12 मंथ की यील्ड्स। हाँ, 12 मंथ की एक्सपेक्टेशन ज्यादा नियर टर्म होती है, वो कम वॉलेटाइल होती हैं। हाँ, क्योंकि वो कम वॉलेटाइल होती है तो उसमें इम्पैक्ट रिलेटिवली कम आता है, बोथ ऑन द इंक्रीज ऑन द अपसाइड एंड ऑन द डाउनसाइड। बिल्कुल। हमने रिसेंटली अभी देखा कि इवन दो जो 3 ईयर की यील्ड बहुत ज्यादा मूव हुई, 80 हाँ, 100 बिप्स ऊपर गई, फिर ऑलमोस्ट 80 बिप्स नीचे आ गई। शॉर्टर टेनर अगर हम 6 मंथ की बात करें या इवन 12 मंथ की बात करें, तो the reduction is bit lesser, I would say, about 50 bips, 40 bips, 30 bips, and so on across tenors. तो सेफ प्लस में नियर टर्म में आई थिंक द रिटर्न्स शुड बी क्लोज टू 10%, जो हमारी एक्चुअल एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि अभी हम 3 मंथ जो कि फंड की हमारी अगर ड्यूरेशन होती है या एक एवरेज इन्वेस्टमेंट साइकिल होती है वो 90 डेज की होती है या लेस देन 90 डेज होती है, तो उस पे अराउंड इतना इम्पैक्ट एज ऑफ नाउ नहीं आया है डाउनवर्ड ओके, तो आप स्टे अपने व्यू पे कायम है कि हमें बेहतर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे इस मंथ फॉर सेफ कंपेयर टू लास्ट मंथ, यस। कंपेयर टू लास्ट मंथ। अच्छा मुबश्शिर, अगर हम फंड्स, फ्लोज़ का डेटा एनालाइज़ करें, ख़ास तौर पर म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एज़ अ होल कहाँ अपना कैपिटल डिप्लॉय कर रही है और कहाँ से उठा रही है। तो पिछले 6 हफ्तों में $108 मिलियन की उन्होंने अपनी कैपिटल बेचा, मार्केट से एग्ज़िट किया। मगर सिर्फ़ 2 दिनों में तकरीबन 50% जितने पैसे निकाले थे वो रीइन्वेस्ट कर दिए, अगर हम वेडनेसडे, थर्सडे को देखें। इसमें हमें एक एनोमली नज़र आती है इन डेटा में कि वेडनेसडे को तो हर स्टॉक पे कैप लगा था, मार्केट वाज़ अप बाय 14,000 पॉइंट्स, मगर थर्सडे को अगर हम देखें तो मार्केट क्लोज़ इन रेड, मतलब मार्केट ने नीचे क्लोज़ किया, बट सीमेंट सेक्टर की अगर हम फ्लोज़ की बात करें, तो वेडनेसडे वाले दिन सिर्फ़ $0.23 मिलियन की बाइंग हुई और उससे बिल्कुल अगले दिन 26 गुना ज़्यादा $6 मिलियन की हमें बाइंग देखने को मिली इन द सीमेंट सेक्टर। सारे स्टॉक्स डाउन थे बट सीमेंट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और आज भी हम देखें तो सीमेंट्स ने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है। Cohart Cement is up by 20%, Forgy Cement is up by 19%, DGKC also by 19% और तकरीबन सारे सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स ने ज़बरदस्त गेन्स दिए। तो मतलब ये मार्केट के से एक हट के एक अचानक से इंटरेस्ट हमें क्यों नज़र आ रहा है इन दिस सीमेंट सेक्टर? व्हाट डू दे नो जो रिटेल को नहीं पता? इसमें ये लोगों को देखना है कि जो मार्केट में जब करेक्शन आई थी, हाँ, या इवन बिफोर द एक्चुअल ईरान इजराइल हाँ, वॉर स्टार्टेड, सीमेंट सेक्टर में थोड़ी करेक्शन आ गई थी ड्यू टू अदर सेक्टर वाइड कंसर्न्स। अगर हम रीसेंट नंबर्स की बात करें, वी सॉ हाई ऑफ 270 हाँ, इन डीजी खान, जो कि एट द पीक या एट द बॉटम आई वुड से हाँ, पीक ऑफ फियर, इट वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 140। हाँ, दैट्स ऑलमोस्ट 50% डिक्लाइन इन द स्टॉक प्राइस। हाँ, अब अगर 140 से इट हैज टू गो बैक टू 270 और 280, इट्स 100% इंक्रीज। हाँ, तो वो जो है एक थोड़ा-सा सिक्लिकल में जो वॉलेटिलिटी होती है दैट इज़ हायर, हाँ, और वो हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन या फ़ियर में, तो उनपे करेक्शन भी ज़्यादा आती है हाँ, और फिर उसमें जो है इंटरेस्ट भी ज़्यादा आता है। दूसरा फैक्टर ये देख सकते हैं, ये तो एक स्पेसिफिक हमने बात करी, बट अक्रॉस द बोर्ड आई थिंक फ्रॉम रीसेंट, और हाँ, नॉट जस्ट रीसेंट पीक की बात नहीं करते हम, जस्ट अर्ली फ़ेब का डेटा को अगर देख हाँ, लें, तो अर्ली फ़ेब में जो प्राइसेस थी, दे वर अराउंड वो उन लेवल से अक्रॉस द बोर्ड सेक्टर वाज़ ट्रेडिंग 40% लोअर ऑन एवरेज, हाँ, ठीक है? सीमेंट सेक्टर की बात करें। अब 40% को अगर वो वापस कवर करते हैं ऑन द सेम फंडामेंटल्स के, हाँ, ग्रोथ रिमेन्स इंटैक्ट, एनर्जी प्राइस का जो इम्पैक्ट था वो वापस नॉर्मलाइज़ हो जाता है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस रिटर्न बैक टू नॉर्मल, तो और इकोनॉमी इज़ इन अ ग्रोथ फेज़ अगेन, जैसे कि हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। तो उस 40% डिक्लाइन को कवर करने के लिए वी विल प्रोबब्ली सी एन इंक्रीज ऑफ 60% ओके। फ्रॉम करंट लेवल्स। तो वो एक इंटरेस्ट है फ्रॉम डिफेंसिव पोजीशनिंग टू ग्रोथ पोजीशनिंग के फंड्स वापस मूव कर रहे हैं।
ओके मुबशिर, तो ड्यू टू द नेचर ऑफ दिस इंडस्ट्री, क्योंकि सिक्के का ये मार्केट 1% ऊपर जाती है तो ये 10% ऊपर जाते हैं। मैं एक एज एन एज एग्जाम्पल एन लोगों को समझा रहा हूँ, और मार्केट 1% नीचे जाती है तो 10% नीचे जाते हैं। मतलब मार्केट मूवमेंट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये सेक्टर। फाइनेंस की दुनिया में उसको बीटा, हाई बीटा स्टॉक्स हाई होते हैं। बीटा स्टॉक क्या आते हैं। So, Mubashir, let's move on to the next segment, which is a myth of the week section. एक myth काफ़ी ज़्यादा हम मार्केट में पाई जाती है कि जो ETF डिविडेंड ज़्यादा देता है वो उतना अच्छा डिविडेंड है, या जो म्यूचुअल फंड जितना ज़्यादा डिविडेंड देगा वो उतना अट्रैक्टिव है। तो क्या ये बात सच है? क्या अच्छा ज़्यादा डिविडेंड देने वाला ETF बेहतर परफॉर्मेंस दिखाता है? आई वुड लाइक टू से नो, हुँ, बट इसके कुछ सर्टेन कैवेट जरूर होते हैं। हुँ, डिविडेंड इज अ टैक्सेबल इवेंट। आप अपने प्रॉफिट को एक टैक्स इवेंट ट्रिगर करें, अगर जितना फ्रीक्वेंटली आप डिविडेंड देंगे उतना आपका नुकसान होगा, हुँ, राइट? तो हैविंग सेड दैट, एक फंड में, एक हुँ, ईटीएफ में देयर आर थाउजेंड ऑफ इन्वेस्टर। हुँ, ईटीएफ में इन्वेस्ट वही करते हैं जिसको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए, लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन चाहिए। सो इट इज बेस्ट कि फंड कभी भी डिविडेंड ना दे, बट हुँ, ड्यू टू रिक्वायरमेंट्स उनको साल में एक दफा डिविडेंड देना पड़ता है। सो इफ देयर इज एनीवन और अ स्मॉलर परसेंटेज हु रिक्वायर रेगुलर कैश फ्लोज एंड हु वांट डिविडेंड, they can always withdraw or they can sell the units or the shares for some of their gain or to realize some of their gain. बट अगर वैसे हम बात करें तो जो रिटर्न है, अगर लेट्स से इक्विटी मार्केट का रिटर्न 20% है एनुअलाइज, और अगर हम हर साल डिविडेंड देते हैं, 20 पूरे रिटर्न का डिविडेंड देते हैं, एंड यू री इन्वेस्ट, इवन इफ यू री इन्वेस्ट आफ्टर डिविडेंड, you are actually only getting 17% return because 15% of the gain is going in form of taxes. हुँ, तो ये लोगों को रियलाइज करना है कि डिविडेंड ना होना इज बेटर, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, जबकि इट इज इक्विटी मार्केट, तो हुँ, टूल ही लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है, जिसमें लोग जनरेशनल वेल्थ की बात करते हैं हुँ, और उस एस्पेक्ट को प्रेफर करते हैं। हुँ। सही मुबशिर, मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ईटीएफ है एबीसी ईटीएफ, और उस ईटीएफ के पास सिर्फ एक शेयर है, दैट्स फौजी सीमेंट। फौजी सीमेंट की आज की तारीख में कीमत है फॉर एग्जाम्पल ₹10। अब पूरे साल कीमत ₹10 ही रहती है, मगर ₹10 फौजी डिविडेंड भी दे देता है। तो जो नैव है, जो ईटीएफ की कीमत होगी, वो हो जाएगी ₹20। तो डिविडेंड आपकी जेब में नहीं पहुँच रहा जो फौजी ने दिया है, मगर वो ईटीएफ की कीमत में ऐड हो जाता है। अब एट द ईयर एंड ईटीएफ को बाय और वो डिविडेंड आपको देना होगा। तो जब वो आपको ₹10 मिलेंगे, और आप जब ₹10 रीइन्वेस्ट करोगे, तो वो ₹10 रीइन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि जब आपके बैंक अकाउंट में ₹10 आएँगे, उस पे ₹1.5 कट जाएगा टैक्स, सही है? तो ₹8.5 आप इन्वेस्ट करोगे। तो डिविडेंड से पहले जो आपके कोई असासों की कीमत थी, अगर आपके पास सिर्फ एक ईटीएफ था, वो ₹20 थी, और डिविडेंड के बाद वो हो जाएगी ₹18.5, क्योंकि ₹1.5 कट जाएगा टैक्स। तो जो ईटीएफ जितना कम डिविडेंड देता है वो उतना अच्छा है, और जो जितना ज़्यादा डिविडेंड देता है, क्योंकि वो टैक्स बहुत दफ़ा कटता है, फिर आप रीइन्वेस्ट करते हो, तो उससे एक टैक्स ड्रैग आ जाता है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो उस फंड की तरफ जाएँ, उस ईटीएफ की तरफ जाएँ जो आपको कम से कम डिविडेंड दे। स्वयं मुबशिर, ये एक बहुत ही एक मैं कह सकता हूँ प्रिवेलिएंट मिथ थी, तो काफ़ी इन्वेस्टर्स में पाई जाती है। आइंदा वाली वीडियोज़ में मैं ये भी बात करूँगा कि ज़्यादा डिविडेंड देने वाले शेयर्स हमेशा अच्छे नहीं होते। कि एक मैं देखता हूँ कि हमारी मार्केट में काफ़ी लोगों को शौक है कि वो सिर्फ डिविडेंड वाले स्टॉक्स रखें। वी विल डिस्कस दिस इन फर्दर वीडियोस। लेट्स मूव ऑन टू द फ्यूचर आउटलुक। तो 3 सिनेरियोज़ हमारे पास हैं। एक तो क्या है, ये सीज़ फायर चलता रहता है, टॉक्स कामयाब हो जाती हैं, ओआई वापस लेट्स से $60 पे आ जाता है, एंड ऑल इज़ गुड। दूसरा सिनेरियो ये है कि सीज़ फायर तो होल्ड करते हैं 2 हफ्ते से आगे, मगर ऑयल प्राइसेज़ नीचे नहीं आती, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में शायद ईरान उतनी वैसे जाने नहीं देता, टोय का या करता है व्हाटएवर। तीसरा सिनेरियो ये है कि सीज़ फायर 2 हफ्ते भी नहीं चलता, हालात ख़राब हो जाते हैं, वी आर बैक एट पॉइंट ज़ीरो। तो इन 3 सिनेरियोज़ में आपको सबसे याद कि अभी क्या है? आई थिंक देर आर हाई चांसेस बेस्ड ऑन द न्यूज़ फ्लो, स्पेशली हाँ, कल हमने देखा कि एक जो मेन स्टिकिंग पॉइंट था, दैट वाज इजराइल एंड लेबनान या सीज फायर एज वेल, एंड दे apparently, as per the news flow, हाँ, they are also having direct discussions on that. हाँ, I think there is a high probability that the ceasefire will hold. उसकी टर्म्स क्या होती हैं, इनिशियल डिस्कस्ड, इनिशियली प्रपोज 10 पॉइंट्स हैं, या उसके अराउंड कोई फर्दर 10 पॉइंट्स पे, या हाँ, न्यूअर वर्जन ऑफ द 10 पॉइंट्स
with some slight modification होती है, हाँ, तो there's a more than 50% chances is it will hold. ऑयल प्राइसेस नीचे बिल्कुल आएंगी विद टाइम, अगर हाउ फास्ट दे विल करेक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ क्विकर द ट्रैफिक रिज्यूम्स एज हाँ, पर नॉर्मल। सेकंड एक और फैक्टर है जो कि लॉन्ग टर्म में हमें देखना चाहिए, वो ये हो सकता है कि ऑयल प्राइसेस जो है अपने जो रीसेंट प्रीवियस ईयर एवरेज है उससे भी नीचे आ जाएं, प्रोवाइडेड कि ईरान पे सैंक्शंस रिमूव करती जाएं हाँ, अच्छा, एज पार्ट ऑफ द कॉम्पेंसेशन। हाँ, पर या तो ईरान को कोई टोल कलेक्ट करने देंगे हाँ, अगर वो वॉर कॉम्पेंसेशन के लिए, या फिर आप उन पे से सैंक्शंस रिमूव करते हैं। इफ दैट हैपेंस देन ऑयल प्राइसेस कैन कम lower as well, considering they will be selling in the market. लेकिन वैसे आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेज़ किया है। अगर हम न्यूज़ पढ़ें इवन बिफोर दिस वॉर तो एक ओवर सप्लाई मौजूद थी ओआई की, इसकी वजह से प्राइस अंडर $60 पर बैरल चल रही थी। अगर ईरान का भी आउटपुट इन द वाइडर मार्केट आ जाता तो क्या होता, ऑयल प्राइसेस और भी नीचे चली जाएँ। अगर मैं अब आपसे आगे 2-3 हफ्ते की बात करूँ तो क्या आपका आउटलुक है? पॉज़िटिव आउटलुक, न्यूट्रल आउटलुक और नेगेटिव आउटलुक? सिर्फ़ अगले 2-3 हफ्ते की बात मैं पूछ Based on our expectation that the ceasefire will hold, हुँ, तो volatility ज़रूर हो सकती है based on how news flow हुँ, किस तरह आता है, you know, रिपोर्टिंग चलती है एंड देन volatility persist करेगी। हाँ। But I think positive outlook है for the next 2-3 weeks, and our expectation is that the ceasefire will hold. ओके, मुबशर होपफुली ऐसा ही हो। आज के लिए इतना ही। मुलाकात होती है अगले हफ्ते। खुदा हाफ़िज़।